हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी ऑडिट रिवीजन सीरीज में आगे चलते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो देखो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का क्या मतलब होता है। ऑडिट एविडेंस obtain एस डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू ऑडिटर फ्रॉम कंफर्मिंग पार्टी। जब हमें कंफर्मिंग पार्टी से डायरेक्टली रिटर्न रिस्पॉन्स आता है, नॉट ओरल, रिटर्न रिस्पॉन्स आता है टू कंफर्म एनी सॉर्ट ऑफ बैलेंस। हम जनरली इसे कहाँ भेजते हैं, हमने क्रेडिटर्स को भेजते हैं, हमने डेटर्स को भेजते हैं, बैंक को भेजते हैं, या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी, या फिर किसी के पास हमारी इन्वेंट्री रखी हुई है तो हम उन्हें ये बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं टू कंफर्म द बैलेंसेस ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। इसमें एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एंड प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने जो इन्फॉर्मेशन उनसे रिक्वेस्ट करी है, हमने बोला कि यार आपका 1 लाख का बैलेंस है, हमने किसी रेटर को बोला, लेकिन वो सामने से हमें बोल रहे हैं कि नहीं 80,000 का ही है। तो ये बना हमारा एक्सेप्शन कि हमारे अमाउंट के यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट, ईसी प्रोसीजर्स। डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म। क्या इन्फॉर्मेशन हमें कंफर्म करनी है। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। हमें अपनी कंफर्मिंग पार्टी डिटरमाइन करनी है। डिजाइन ईसी रिक्वेस्ट एंड इट शुड बी प्रॉपर्ली एड्रेस्ड एंड कंटेन रिटर्न इन्फॉर्मेशन फॉर रिस्पॉन्सेज टू बी सेंड डायरेक्टली टू ऑडिटर। फिर हमें अपनी ईसी रिक्वेस्ट को डिजाइन करना होता है, प्लस हमें उसमें प्रॉपर्ली अपना एड्रेस, रिटर्न इन्फॉर्मेशन की भाई वापस से ये लेटर किसके पास आना चाहिए, वो सब हमें प्रॉपर्ली मेंशन करना होता है। देखो, ये जो प्रोसीजर रखा हुआ है थर्ड पॉइंट, ये बेसिकली पुराने जमाने में चलता था जब अपना फिजिकल लेटर्स ही जाते थे। आजकल तो मेल का जमाना है, तो किसी ने मेल कर दिया, वापस से मेल भी रिवर्ट आ जाता है। ये पुराना जमाना है कि भाई हमने लिख दिया है, चिट्ठियां जा रही हैं, फिर हमारे पास रिप्लाई आ रहा है। आज के में तो भाई 1 मिनट का मेल है, 1 मिनट का ही रिस्पॉन्स है, इतना ही चलता है। ठीक है, तो ये पुराने टाइम से दे रखा है, हमें लर्न करना है बस। एंड सेंडिंग रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल टू कंफर्मिंग पार्टी। रिक्वेस्ट भेजने के बाद फिर हमें उनके साथ फॉलो अप रिक्वेस्ट भी करनी होती है कि भाई आप, हमने लेटर भेजा है, प्लीज हमें इसका जवाब प्रोवाइड करा दीजिए। उस तरह से हमें उनको फॉलो अप भी करना होता है। तो बेसिकली हमने 4 पॉइंट्स है इसी प्रोसीजर में। सबसे पहला, इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करो, कंफर्मिंग पार्टी सेलेक्ट करो, थर्ड, ईसी रिक्वेस्ट डिजाइन करो, फोर्थ, फॉलो अप रिक्वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग ईसी रिक्वेस्ट। किन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना होता है व्हेन वी आर डिजाइनिंग आवर ईसी रिक्वेस्ट। असर्शंस बीइंग एड्रेस्ड, भाई कौन से असर्शंस पे हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन है, जैसे अपन अगर डेटा क्रेडिट कर रहे हैं तो उस केस में अपना कौन सा असर्शन आता है, वैल्यूएशन असर्शन आता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रूमम इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क, भाई अगर हमें कोई स्पेसिफिक रूमम मिला है इन द पर्टिकुलर लाइन आइटम, इन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, तो उस केसेस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि भाई हमें इसका ईसी भेजना जरूरी है, नहीं है, कोई फ्रॉड है, हमें कोई अदर प्रोसीजर्स लगाने हैं, या फिर ईसी भेज के एक बार डिटरमाइन करना ही करना है। रोमम के बेसिस पे भी हमें डिटरमाइन करना होता है। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, हमें क्या प्रेजेंटेशन उसकी रखनी है, क्या लैंग्वेज लिखनी है, किस लेआउट में जाना है, वो भी डिटरमाइन करना पड़ता है। प्रायर एक्सपीरियंस ऑन ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट्स, भाई हमारा पिछले साल ऑडिट इसके ईसी रिक्वेस्ट के मामले में हमारा क्या एक्सपीरियंस था, भाई हमने भेजे थे, सामने से रिप्लाई आए थे, नहीं आए थे, या फिर मेजर में गलतियां निकली थी, इस तरह के क्या इश्यूज थे सामने, तो हमें उसके बेसिस डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इस बार हम क्या चेंजेस ला सकते हैं कि हमारे पिछले साल वाली गलतियां दोबारा नहीं हो। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम, भाई हमें मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे रखना है, लिख के चिट्ठियां भेजनी है, इलेक्ट्रॉनिक यानी ईमेल करना है, या फिर कोई अदर मोड रखना है। मैनेजमेंट एनकरेजमेंट टू कंफर्मिंग पार्टीज टू रिस्पॉन्ड, भाई हमारा मैनेजमेंट कितना एक्टिव है टू एनकरेज देयर कंफर्मिंग पार्टीज की भाई वो हमें रिस्पॉन्ड करें, ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करें। एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, भाई अब एबिलिटी से तो क्या मतलब हो सकता है कि कंफर्मिंग पार्टी चाहती है कि नहीं चाहती है हमें रिस्पॉन्ड करना। एबिलिटी ऐसा नहीं है कि भाई उसके हिम्मत ही नहीं है हमें रिप्लाई करने की, कर सकती है, लेकिन कई कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती नहीं है कि यार हम क्यों फालतू में इनको रिस्पॉन्स करें, या हम किसी ना लीगल उसमें भी फंस सकते हैं, हम क्यों इनको रिस्पॉन्स करें। तो हमें वो भी चेक करना होता है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में ये जो एक कंपनी है ये हमें कभी भी कंफर्मेशन नहीं देती है, तो क्या अभी भी देगी, हमें ये भी चीज एक बार डिटरमाइन करनी पड़ती है बिफोर डिजाइनिंग दी ईसी रिक्वेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड ईसी रिक्वेस्ट। भाई अगर हमें ऐसा तो कर नहीं सकते कि हमने डायरेक्टली अपना रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया, नहीं, हमें मैनेजमेंट से पूछना होता है एंड उसे मैनेजमेंट ही प्रिपेयर करता है, देन हम भेजते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जब तक अपनी कंफर्मिंग पार्टी को नहीं बोलेगा कि यार आपको हमारे ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करना होगा, कोई भी पार्टी हमें हमारे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया है तो फिर उस केस में तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है अनटिल अनलेस मैनेजमेंट हमें हाँ कर दे एंड वो थर्ड पार्टी को बोले कि यार आप इनको रिस्पॉन्ड करो। तो क्या लिखा हुआ है, इंक्वायर मैनेजमेंट रीजन फॉर रिफ्यूजल। भाई अगर मैनेजमेंट मना कर रहे हो तो हम पूछेंगे मैनेजमेंट से भाई क्यों मना कर रहे हो, क्या रीजन है आपके, उनको फिर इवैल्यूएट करेंगे एंड सीक ऑडिट एविडेंस ऑफ देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। Evaluate implication of refusal on his assessment of ROMM and on nature, timing, extent of other audit procedures। भाई अब वो मना कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमें ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे रोमम पे एंड हमारे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स पे भी। परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स डिजाइन टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। भाई अगर हम ईसी के थ्रू ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहे तो उस केस में हमें ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। इफ ही कंक्लूड्स दैट रिफ्यूजल इज अनरीजनेबल, हमने इवैल्यूएट किया था उनके रिस्पॉन्सेज को एंड हमने कंक्लूड किया कि उनके जो डिनायल है वो अनरीजनेबल है और अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। देखो दो केसेस यहाँ पे आए हैं, उनका जो रीजन है रिफ्यूजल का वो रीजनेबल है, बट हमने जब ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाने गए तो हमें उससे एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले। तो हमारे पास तो एट लास्ट ऑडिट एविडेंसेस नहीं आए हैं ताकि हम ये कंक्लूड कर सके कि भाई इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना होगा। दूसरा केस क्या आता है कि भाई हमने उनके रिस्पॉन्सेज को वैल्यूएट किया एंड उनके रिस्पॉन्सेज से हमें समझ में आ गया कि भाई उनके जो रीजंस हैं वो अनरीजनेबल है। तो आगे तो जाने का मतलब नहीं है भाई, जब फर्स्ट पॉइंट पे उनका अनरीजनेबल है तो उस केस में तो हमें अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करना ही होगा, बिकॉज वो जानबूझ के हमारे ऑडिट एविडेंसेस के बीच में आ रहे हैं, हमें ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ ही कंक्लूड्स दैट रिफ्यूजल इज अनरीजनेबल और अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। देखो सबसे पहले यही रहता है कि हम टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे एंड देन फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे। ही शैल डिटरमाइन इम्प्लीकेशंस फॉर ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन एज पर एसए 705। आगे चलते हैं। पॉजिटिव ईसी रिक्वेस्ट। अब देखो ईसी रिक्वेस्ट लेटर ना दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या बोलना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव में क्या रहता है, हमने थर्ड पार्टी को बोला कि यार आपका 1 लाख का बैलेंस है, थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्स करना ही होगा वेदर वो उस पर अग्री कर रहे हैं डिसएग्री कर रहे हैं। अग्री कर रहे हैं तो लिख दिया कि हाँ भाई 1 लाख का बैलेंस है, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं 80,000 का, तो उन्हें अपना 80,000 का अमाउंट लिख करके भेजना होता है। तो देखो जनरली जब अमाउंट मैच नहीं करते तो थर्ड पार्टी कंफर्म करती है कि वो अपना अमाउंट बताती है, लेकिन जब वो अग्री कर रही हो तो बोलते हैं कि हाँ भाई सही तो है, छोड़ो, नहीं करते रिस्पॉन्स। तो ऐसे केस में पॉजिटिव रिक्वेस्ट लेटर में नहीं चलता, भले वो अग्री कर रहे डिसएग्री कर रहे उनको हमें रिस्पॉन्स करना ही पड़ता है, लेकिन नेगेटिव रिक्वेस्ट लेटर में उन्हें तभी रिस्पॉन्स करना होता है जब वो डिसएग्री कर रहे हैं, यानी कि जब वो अग्री कर रहे हैं तब वो उसको छोड़ सकते हैं, बोलेंगे क्या ठीक है, जब अग्री कर रहे हैं तो उसको भेजना ही नहीं, खुद लिखा है कि नेगेटिव रिक्वेस्ट लेटर है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें क्रिएट होती है नेगेटिव रिक्वेस्ट लेटर में। अगर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया तो ऑडिटर को लग सकता है कि या तो इनको मिला ही नहीं लेटर, पहला रीजन। दूसरा ये लग सकता है इनको लेटर मिला है लेकिन ये अग्री कर चुके हैं, लेकिन अब समझ में ये नहीं आता कि हम माने क्या, हम ये मान के बैठ जाए कि ये अग्री कर रहे हैं या फिर हम ये मान के बैठे कि इनको रिक्वेस्ट लेटर मिला ही नहीं है या फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया है। तो नेगेटिव रिक्वेस्ट लेटर में सबसे बड़ा इशू आता है कि हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाते कि भाई इस बैलेंस को ये सही बैलेंस है या नहीं है, बिकॉज थर्ड पार्टी के कई बार हमारे पास रिक्वेस्ट वापस से रिटर्न लेटर आता ही नहीं है। लेकिन पॉजिटिव रिक्वेस्ट लेटर में तो हमने बोल दिया कि आपको रिस्पॉन्स करना ही करना पड़ेगा। तो उस केस में अगर हमारे पास वापस से रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो फिर हम स्पेसिफिकली उनको फॉलो अप कर सकते हैं कि भाई यार अगर आपने अग्री भी किया तो हमारे पास कम से कम रिटर्न इन्फॉर्मेशन तो आप भेज दें ताकि हम उसे कंफर्म कर सकते हैं कि ओके इनका बैलेंसेस एकदम सही है। तो पॉजिटिव रिक्वेस्ट लेटर ज्यादा बेटर रहता है बिकॉज वो हमें हाई परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देता है, बिकॉज भले अग्री हो रहा हो या डिसअग्री हो रहा हो थर्ड पार्टी को हमें कंफर्म करना ही होता है। लेकिन नेगेटिव रिक्वेस्ट लेटर में हमने खुद ही बोल दिया कि अग्री कर रहे हो तो मत करना, तो उस केस में डाइस ये रहता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि उनको रिक्वेस्ट लेटर मिला नहीं है या उन्होंने इग्नोर कर दिया है या फिर वो अग्री कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Positive EC request asks confirming party to reply in all cases where either by indicating agreement with the given information or providing the information. Response to provide EC request is expected to provide reliable audit evidence. There is risk that confirming party may reply without verifying the if information is correct.
Auditor may reduce this risk by not stating information on request and ask confirming party to furnish the information. ये देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिख के भेजी, आपने बोला कि 1 लाख का बैलेंस है, अगर कंफर्मिंग पार्टी ने बिना अपने बुक्स को चेक करे बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है एकदम सही है, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑडिटर क्या सोचता है कि अगर हम अपनी डेटा खुद से लिख के भेजे नहीं, हम उनको बस एक प्लेन लेटर भेजे कि यार आप अपना बैलेंस हमें बता दो, तो उस केस में क्या हो सकता है कि कुछ तो पार्टीज रिस्पॉन्ड कर दे और उसमें हमें एक्चुअल बैलेंस का पता चल जाए। लेकिन अगर कुछ पार्टीज ने बोला कि यार अभी तक तो हमें सिर्फ पीएसओ करके भेजना होता था, अब इन्होंने हमें खुद से बैलेंस ही पूछ लिया कि हम अपना बैलेंस ही इनको बताए, कौन इतनी माथापच्ची करेगा, छोड़ो रहने देते हैं। तो उस केस में हमारे जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं उन पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है जब हम उनको बोलते हैं कि आप ही हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो देखो हर चीज में प्रॉब्लम आ रही है सामने कि अगर हमने पॉजिटिव ईसी रिक्वेस्ट लेटर भेजा तो उस केस में हो सकता है कि बिना कंफर्मिंग पार्टी चेक करे अपने बुक्स को हमें लिख करके भेजे कि हाँ एकदम सही है। तो उस केस में हमने क्या सोचा कि हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, हम उनसे इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे, तो उस केस में हमारे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिड्यूस हो सकते हैं। However, use of blank request may result in lower response rates because additional effort is required. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नेगेटिव कंफर्मेशन। रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड ओनली इफ इट डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड लेस persuasive audit evidence than positive confirmation. Accordingly, auditor shall not use it to address assessed rumor unless all of the following are present. देखो हमें जनरली नेगेटिव कंफर्मेशन यूज नहीं करना होता है, बट हम फॉलोइंग केसेस में यूज कर सकते हैं। फॉलोइंग केसेस क्या है? ऑडिटर हैज असेस्ड rumor as low, rumor हमारा कम है। पॉपुलेशन कंप्राइजेस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेस। हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस यानी एक जैसे अकाउंट बैलेंसेस है, ट्रांजेक्शन एंड कंडीशंस है। वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। मतलब हमारी एक्सेप्शन रेट जो है, मतलब एक्सेप्शन का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जो उनका डेटा है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह के डिफरेंसेस हमारे लग रहा है कि बहुत कमाने वाले, बिकॉज हमने कैसे डिटरमाइन किया है? पास्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी हमने जब रिक्वेस्ट लेटर भेजे थे तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास वापस आई थी वो सिमिलर मैच हुई हो रही थी। तो हमने ये डिटरमाइन किया कि हमारी एक्सेप्शन रेट बहुत कम है। An auditor is not aware of circumstances that would cause recipients to disregard such request। मतलब ऑडिटर के सामने ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं है जिससे उसे लगे कि भाई कंफर्मिंग पार्टी उसके रिक्वेस्ट लेटर को इग्नोर कर दे एंड उसे रिस्पॉन्ड नहीं करे। ठीक है, तो इन 4 केसेस में हम अपने नेगेटिव रिक्वेस्ट को यूज कर सकते हैं। क्या 4 पॉइंट्स है? रोमम कम है, large number of small homogeneous items है, fourth third very low exception rate, and there is no situation where auditor feels कि उसकी request को disregard कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो रिस्पॉन्स इन केस ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। अगर हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है इन केस ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन, तो फेलियर टू रिसीव रिस्पॉन्स डज नॉट इंडिकेट रिसीव बाय कंफर्मिंग पार्टी। अब देखो यहीं पे कंफ्यूजन शुरू होते हैं। अगर हमारे पास वापस से रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो उस केस में हमें क्या लग सकता है कि इनको रिक्वेस्ट लेटर या तो मिला नहीं, या तो इन्होंने इग्नोर कर दिया, या फिर ये इन्फॉर्मेशन से अग्री कर दे। ये 3 केसेस हो सकते हैं जिसमें हमारे पास रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है does not indicate receipt by confirming party of request or verification of accuracy of information. Accordingly, failure of confirming party to respond provides less persuasive audit evidence than positive request. Confirming parties may also be more likely to respond, indicating their disagreement with request when information requested is not in their favor. तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंफर्मिंग पार्टी भी जनरली डिसएग्रीमेंट के केस में भी तभी अपना रिस्पॉन्ड करती है जब जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है। फॉर सपोज अगर हमने बोला कि आपका 1 लाख का बैलेंस है एंड वो बोल रहे हैं उनके बुक्स के अकॉर्डिंग तो 1,20,000 का बैलेंस है, तो वो सोचेंगे कि यार बढ़िया है ना, मैं तो बोल रहा था कि मुझे ना 1,20,000 देना है, ये खुद बोल रहे हैं कि इनको 1 लाख ही लेना है, तो बढ़िया है, मैं तो बोल रहा था कि हाँ एकदम सही है, क्या फालतू में मैं बोलूँ कि 1,20,000 है, बढ़िया फिर तो 20,000 बच चुके हैं। ये केस आ सकता है। या फिर वो कब रिस्पॉन्ड करेंगे? जब हमने बोला कि आपका 1 लाख का बैलेंस है और उनकी बुक्स में 80,000 का बैलेंस है, तब तो वो बोलेंगे कि यार आपका 80,000 का बैलेंस है, मुझे आपको सिर्फ 80,000 देने, 1 लाख रुपए नहीं देने। तो इस केस में तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन अगर उनका बैलेंस 1,20,000 का होगा तो हमारे पास हो सकता है रिस्पॉन्स नहीं है, बिकॉज वो तो उनके फेवर का ही है ना। तो जब उनके फेवर का बैलेंस नहीं होगा तभी उनसे हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एरियाज वेयर ईसी में बी यूज। अब कौन से एरियाज है जहां पे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं? इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, बैंक बैलेंसेस, प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय लॉयर्स और फाइनेंसर्स, एआर बैलेंसेस एंड टर्म्स, अमाउंट ड्यू टू लेंडर्स, एपी बैलेंसेस एंड टर्म्स। ये सारे अपने 6 पॉइंट्स हैं जहां पर कि हम ईसी रिक्वेस्ट को यूज कर सकते हैं। एंड अपन जनरली अपने ऑडिट में इन 3 को तो यूज करते ही करते हैं। ये 3 कभी कभी कुछ स्पेसिफिक ऑडिट्स में आते हैं, बट ये 3 तो हमारे हमेशा जनरली अपने ऑडिट्स में रहते ही रहते हैं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, फैक्टर्स टू डिटरमाइन वेदर ईसी प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अब कौन से फैक्टर्स है जिसकी बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई हमें ईसी को एज आर सब्सटैंटिव प्रोसीजर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या फैक्टर्स रहेंगे। कंफर्मिंग पार्टीज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, भाई जिस पार्टी से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर रहे हैं क्या उसे इस पूरे जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके बेस जिसका इंफॉर्मेशन हमें कंफर्म करना है क्या उसे उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड, भाई अब ये एबिलिटी और विलिंगनेस में तो वही वापस से बात आ गई कि अगर कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रही है या फिर उसे लग रहा है कि वो किसी लीगल उसमें फंस सकती है तो इस केसेस में वो रिस्पॉन्ड करेगी नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किस बेसिस पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी कंफर्मिंग पार्टी हमें रिस्पॉन्ड करेगी नहीं करेगी, क्या उसमें इतनी एबिलिटी है या नहीं है। may not accept the responsibility to confirm, may consider responding too costly और time consuming, भाई उसे लग सकता है कि इन्हें कौन कंफर्म करेगा, टाइम भी लेंगे, कॉस्ट भी लगेगी इन्हें पोस्ट करने की। देखो कॉस्ट तो पहले लगती थी, आजकल तो मेल करना है, मेल की कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ भाई टाइम लग सकता है कि आपको अपनी बुक्स को चेक करके फिर इनको कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट तो आजकल लगती नहीं है। लेकिन कोई कुछ तो ऐसा होता है ना कि यार टाइम भी कौन देगा, अपने काम को करो, इनको रिस्पॉन्ड करिए, वैसे भी कुछ मतलब नहीं है, तो हो सकता है कि वो कंफर्म नहीं करें। मे हैव कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी, उन्हें लग सकता है कि यार हम पे कोई लीगल लाइबिलिटी आ सकती है तो छोड़ो, हम तो कंफर्म करेंगे ही नहीं। मैं अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शंस इन डिफरेंट करेंसीज, अब भाई अगर हमारा कोई बाहर का वेंडर है, बाहर का डेटर है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि हमारे तो आईएनआर के टर्म्स हैं एंड उनका यूएसडी में हो, तो वो बोलेंगे कि यार इनकी तरफ से तो हमारे पास आईएनआर में वैल्यू आई है, अब उनका यूएसडी में वैल्यू क्या है, कैसे कंफर्म करेंगे, मेरे पास तो यूएसडी में फिगर दे रखा है, कंफर्म हो ही नहीं सकता है। तो बोले कि यार छोड़ो रहने दो, वैसे भी तो अपनी करेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है, मैच करके क्या ही मतलब है, छोड़ो। तो ये भी एक केस हो सकता है। और may operate in environment where responding to request is not a significant aspect of day to day operations, ये बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच कर सकते हो कि भाई उनके डे टू डे एस्पेक्ट्स में ये कवर नहीं होता, उनको लगता ही नहीं कि हम इनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमारा तो काम बाकी अपनी बुक्स को मेंटेन करना है, अपने कंप्लायंस को चेक करना है। हमें कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि हम अपने वेंडर्स को ये भी कंफर्म करेंगे कि उनके बैलेंसेस सही है या नहीं है, तो हो सकता है कि वो इसमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लें। लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी, भाई हमें अपनी कंफर्मिंग पार्टी की ऑब्जेक्टिविटी को भी देखना होता है। अगर हमारी जो थर्ड पार्टी वो हमारी रिलेटेड पार्टी ही है तो उस केस में हमें उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना ही होगा, बिकॉज ये एक पॉइंट बनता है जहां पे हमारे जो बैलेंसेस है उनमें छेड़खानी हो सकती है। तो देखो मेरे पास बेसिकली तीन फैक्टर्स हैं जो कि हमें पहले चेक करना होता है बिफोर डिटरमाइनिंग कि हमें अपने ईसी प्रोसीजर को एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज करना है कि नहीं करना है। फर्स्ट क्या है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी, सेकंड एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी एंड थर्ड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी। अब जो अपना एबिलिटी और विलिंगनेस है उसमें आगे अपने 5 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं लेंगे, दूसरा टू कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, थर्ड अपना क्या हो गया पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी, फोर्थ क्या हो गया डिफरेंट करेंसीज एंड फिफ्थ क्या हो गया कि वो इनके डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर छोटू सा ऐसे SA 505। देखो ये एकदम छोटू सा ऐसे है, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं एंड पर्टिकुलरली ये हमारा इंटर का ऐसे है, फाइनल में डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे पूछ सकता है कभी उसका मर्जी हो तो देखो जितना मैंने आपको टाइम लगा के पढ़ाया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा आप खुद से टाइम मत दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज आपके पास और भी बड़े एसेज हैं, तो जितना मैंने टाइम दिया उतना दीजिए। प्लस जैसे ही आप ये वीडियो को देख लो उसका 10 मिनट के लिए खुद से बैठ जाइएगा एक बार रीड करने के लिए। एक बार रीड आपने अगर 10 मिनट में से कर लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फर्दर रिविजन्स में आपकी मर्जी है, आपको उसको दोबारा उठा के देखना है नहीं देखना है, जनरली देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, 10 मिनट आपने भी पहले उसमें लगा दिया, यू आर गुड टू गो विद दी SA 505। ठीक है, सो आई होप आप मेरी बात को मानोगे और इसी तरह खुशी खुशी पढ़ते रहोगे। मैं जल्दी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून एंड इसी तरह अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। जल्दी मिलूंगी वापस से। So till then, hey, this is CN Nandi Gupta signing off.